आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज आरआरबी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज हमारी ये छठी क्लास होने वाली। इससे पहले हमने आप लोगों के साथ 5 प्रीवियस ईयर पेपर आपके डिस्कस कर दिए। जिन लोगों ने हमारी वो वीडियो ना देखी हो ज़रूर आप लोग देखिए जाकर, वहाँ से आपको ढेर सारे क्वेश्चन आपके आने वाले आरआरबी ग्रुप डी 25 के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो उन 5 पेपरों को आप जरूर देख कर जाना। बहुत ही हमने बेहतरीन ढंग से वहाँ पर चीज़ों को डिस्कस किया। आज हमारी ये छठी क्लास होने वाली है आरआरबी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट फर्स्ट में जो आपका एग्जाम हुआ था 30/9/2022 के, उसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जीके जीएस साइंस के। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा गया था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाले आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका डीएनए हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। कहता है कि डीएनए, इसका पहले नंबर में फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो याद रखना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या तो एसिड बोल सकते हैं। और ये हमारे अणुओं का एक क्या होता है, समूह होता है जो माता पिता से वंशानुगत गुणों या आनुवांशिकी जानकारी को उनके संतानों तक ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। डीएनए की खोज आपके 2 वैज्ञानिकों ने की थी, याद रखना आप, वाटसन और क्रिक, इतना याद रखना है। और ये आपकी खोज कब की गई थी, तो 1953 में की थी। ठीक है, अब इस खोज के लिए क्या हुआ था, इनको जो है 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसकी खोज के लिए, आपके डीएनए की खोज के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है नाविक किस देश द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। तो ये आपके किस देश के द्वारा विकसित है, नाविक। तो याद रखना ये आपके भारत के द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है, जो आपके किसके द्वारा, ये आपके इसरो के संगठन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा अजैव निम्नकरणीय है। तो याद रखना इनमें से अजैव जो निम्नकरणीय हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका नायलॉन हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, उसके पीछे का रीजन समझ लेते हैं। कहता है वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता है वे आपके अजैव कहलाते, जैसे आपका नायलॉन, पॉलीथीन, कांच। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका दे रखा होता तो इनका जवाब आपका इन्हीं तीनों में से कोई एक हो जाता। और अब अगर आप अजैव समझ गए तो आपसे जैव के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैव याद रखना ये वे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिन्हें हानि रहित पदार्थों में क्या है, तोड़ा जा सकता है, जैसे गोबर। तो आप लोग उम्मीद करते हैं अजैव और जैव के बारे में ये दोनों बातें आप समझ गए होंगे अच्छे से। देखिए चीज़ों को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपके एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन तैयार होंगे। इसीलिए जहाँ पर हमको लग रहा है चीज़ें इंपॉर्टेंट है वहाँ पर आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करते हुए चलेंगे। कहता है इनमें से किसमें सहसंयोजी आबंध नहीं होता है। तो याद रखना इनमें से आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपके सहसंयोजी आबंध नहीं होता है। ठीक है, सहसंयोजी आबंध ना होकर इसमें एक रासायनिक आबंध होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर टिक लगाकर लिख लेना, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कहता है कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है। तो याद रखना इनमें से जो आपका यौगिक हो जाएगा जो विद्युत का चालन कर सकता है वो आपका सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। इसका आप लोग सूत्र याद रखना NaCl। ठीक है, ये आपका किसका हो जाएगा, विद्युत का चालन कर सकता है कौन, सोडियम क्लोराइड। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में बेरोजगारी पर औपचारिक डेटा का स्रोत नहीं है इन चारों में से। तो याद रखना ये आपकी जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो है ये आपके बेरोजगारी पर औपचारिक डेटा का कोई भी स्रोत नहीं। भाई स्वास्थ्य से क्या लेना देना उसका, तो इसीलिए आपका जवाब इसका 14 का C बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं राज्यसभा से संबंधित एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था।
कहता है कि राज्यसभा के बारे में सही कथन का चयन करें। सही जब आप बता पाएंगे जब आपको गलत इन तीनों में से निकालना आता हो। तो जो आपका 15 का राइट जवाब हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा, कहता है इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है और यह कभी भी भंग नहीं होता है। ये आपका इसके बारे में क्या हो जाएगा, राज्यसभा के बारे में सही कथन हो जाएगा बिल्कुल। और ये ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है, किसको, राज्यसभा की आपकी, और लोकसभा को, ये अगर उच्च सदन है तो लोकसभा को आपको निम्न सदन कहा जाएगा। ये दोनों बातें याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि जलीय प्राणी जैसे मछलियाँ अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती हैं। तो याद रखना ये आपकी जो है अमोनिया के रूप में आपकी अपशिष्ट का उत्सर्जन करती हैं। कौन, जलीय प्राणी या मछलियाँ। ठीक है, तो इसका जवाब आपका 17 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है आपका, कहता है कि शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग जो है MRI स्कैन बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे। तो 20 का आपका राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा, MRI। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कहता है। 22 भी क्वेश्चन कहता है कि किसी भी सरकार के बजट को इनमें से किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किस रूप में आप परिभाषित करेंगे बजट के बारे में, तो याद रखना इसमें आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। कहता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की प्राकलित प्राप्तियां और व्यय का मासिक विवरण, ये आपके जो है किसके, बजट के रूप में, इनमें से आपका सरकार के बजट के रूप में बिल्कुल सही परिभाषा आपकी यही देता है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए मदर टेरेसा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कि मदर टेरेसा को पोप फ्रांसिस, याद रखना, पोप फ्रांसिस प्रथम ने 4 सितंबर खालिस्तान को संत घोषित किया था। तो याद रखना ये आपको कब घोषित किया था। तो 27 का जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये आपके 2016, मदर टेरेसा को पोप फ्रांसिस प्रथम ने 4 सितंबर 2016 को जो है आपके संत घोषित किया था। ठीक है, और ये क्या है, निस्वार्थ सेवा करने वाली मदर टेरेसा ने साल 1950 में कोलकाता की मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना भी की थी। अगर याद रखना कोलकाता में पूछा है जब मदर टेरेसा ने किस चीज़ की स्थापना की, तो याद रखना मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पहले नंबर में पढ़ते हैं। कहता है कि हीमोडायलिसिस में कई अर्ध पारगम्य स्तर युक्त नलिकाएं होती हैं जो एक तरल पदार्थ से भरे टैंक में निलंबित होती हैं। इस तरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पर आ गए हैं। तो याद रखना इसके विषय में जो आपका सही कथन होगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है इसका परासरण दाब रक्त के समान होता है और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट से क्या होता है आपका, इससे रहित होता है। ठीक है, तो यही आपका इसका जवाब सही हो जाएगा ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है किस अधातु का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आप मार्क जरूर इंपॉर्टेंट का लगा लेना। तो याद रखना ये आपका कौन सा कार्बन अधातु है पहले नंबर में, तो यही याद रखना। धातु अधातु में आप लोग अंतर नहीं कर पाते, तो अधातु आपका कार्बन है। कहता है कार्बन अधातु का अपरूप विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का सही समूह का चयन करें। तो सही समूह आपका जो इनमें से हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आइए समझते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या कहता है कि समता का अधिकार, जी बिल्कुल ये बात सही है। धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार है, तो बी भी आपका सही हो जाएगा। फिर कहता है उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता का अधिकार, ऐसा तो नहीं है।
फिर कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बात भी आपकी सही है। पैतृक संपत्ति का अधिकार, ये भी आपका सही नहीं है, तो याद रखना ए बी डी। तो ए बी डी आपका किस में सही हो जाएगा? तो ए बी डी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं समता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहता है कि महानदी नदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और खाली स्थान की सबसे बड़ी नदी है। तो याद रखना ये आपकी कहाँ पर है? तो कहता है तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। तो याद रखना इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो याद रखना ये आपके बात उत्तल दर्पण की हो रही है, तो इसमें आभासी और सीधा बना होगा। तो 35 का आपका राइट जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कि उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब आभासी और सीधे प्रकार का होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर वृक्क से पूछा गया है, यानी किडनी से संबंधित। कहता है कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार क्या कहता है निकाला जाता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए किस प्रकार निकालते हैं हम लोग इसको, परासरण द्वारा। ठीक है, रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकालते हैं? परासरण के द्वारा। आगे देखते हैं मटर के पौधे से संबंधित जरूर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग जरूर बहुत ही ध्यान से पढ़ना। कहता है एक लंबे पौधे डबल टी यानी कैपिटल टी, एक छोटे पौधे यानी डबल स्मॉल टी के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधे के लंबे होने के पीछे का कारण आपका क्या हो जाएगा? इसका कारण हो जाएगा क्योंकि पौधे की लंबाई केवल कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित होती है, तो इसीलिए 39 का आपका राइट जवाब डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना में धारावाही कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र स्थैतिक होने पर गैल्वेनोमीटर क्या करता है? तो याद रखना इसमें क्या होगा, जो 42 का आपका राइट जवाब हो जाएगा गैल्वेनोमीटर के लिए, तो वो आपका शून्य विक्षेपण प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर 1 से 2 बार पढ़ लेना। कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना में धारावाही कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र में स्थैतिक होने पर गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेपण प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब आपकी कोई रिएक्शन दी रखी गई, इसको हम लोग समझते हैं। कहता है इनमें से कौन सी अभिक्रिया बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया का सबसे सटीक निरूपण करता है? तो याद रखना जो आपका सबसे सटीक निरूपण इनमें से करेगा वो ऑप्शन नंबर बी करेगा, BaSO4 यानी क्या हो जाएगा बैरियम सल्फेट, और ये आपका सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है कि कौन सा त्यौहार दशानन राक्षस राज रावण पर विष्णु के अवतार राम की विजय का प्रतीक है? तो ये आपके दशहरा। ठीक है, कहता है कि शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार भारत में निम्न में से किस वैज्ञानिक संस्थान निकाय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक विज्ञान पुरस्कार है? तो याद रखना ये आपके वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा दिया जाने वाला एक विज्ञान पुरस्कार हो जाएगा। तो आपके इसका जवाब 53 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है खाली स्थान को परिवर्तित करके विद्युत चुंबकीय ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है। तो याद रखना धारा की दिशा को परिवर्तित करके आपके विद्युत चुंबक की ध्रुवता को उत्क्रमित किया जा सकता है। जरूर याद रखना धारा की दिशा को परिवर्तित करके। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है इसको हम लोग समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि वह उत्पादन चक्र क्या कहलाता है जिसमें कम से कम एक उत्पादन कारक स्थिर होता हो? तो याद रखना वो आपका अल्पावधि उत्पादन कहलाता है, यानी शॉर्ट रन प्रोडक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन आपका क्या कहलाएगा?
वह उत्पादन चक्र कहलाता है जिसमें कम से कम एक उत्पादन क्या हो, एक उत्पादन कारक आपका उसमें हमेशा स्थिर होता हो। तो अल्पावधि उत्पादन, तो 58 का आपका राइट जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन। अब आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे नेक्स्ट देखते हैं, नंबर नहीं पड़ा हुआ है। कहता है कि भारतीय संविधान और विधायिका में इनके प्रथम प्रकटन के अनुसार अधिनियमों और नीतियों के सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। तो कौन सा आपका सही कालानुक्रम हो जाए मैं इसमें, तो जब आप चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम और शिक्षा का अधिकार अधिनियम और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। ठीक है, ये आपके भारतीय संविधान और विधायिका में इनके प्रकटन के अनुसार अधिनियमों और नीतियों का सही कालानुक्रम आपका यही हो जाएगा। क्या क्या, सबसे पहले किसका अधिकार, आपके सी ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, फिर सूचना का अधिकार, फिर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, फिर है आपका लास्ट में दिव्यांगजन अधिनियम। ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पर मिलान के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके अहमदाबाद में कौन सी नदी है। तो आपके अहमदाबाद में जो नदी हो जाएगी इसमें से वो आपकी साबरमती नदी। ठीक है, साबरमती संत, आपने सुना होगा कि साबरमती के संत उन्हें कर दिया कमाल। तो संत आप याद रखना महात्मा गांधी और गुजरात काफ़ी रिलेट है एक दूसरे से, तो अहमदाबाद मतलब साबरमती। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कोलकाता, तो कोलकाता में आपकी हुगली नदी पड़ती है। कौन सी नदी, हुगली। फिर बात करते हैं गुवाहाटी, तो गुवाहाटी में आपके ब्रह्मपुत्र नदी है। फिर आपके बात करेंगे नासिक, तो मतलब गोदावरी। तो इस तरीके से आप अगर आप इनको मिलान करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से दे रखी चीज़ें आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब लेंस इंपॉर्टेंट है आपके ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही। कहता है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण क्या होती, परिवर्तित होगी, अविचलित होगी, विचलित होगी, मुड़ जाएगी। तो ये आपकी अविचलित होगी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण आपकी अविचलित रहेगी। अब ये न्यूमेरिकल आपका पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपको देखने को जरूर मिल सकता है। कहता है कि 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले आपकी फोकस दूरी 2 मीटर आपकी दे रखी गई है। और जब कभी भी आपसे पूछा जाए वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो आर बराबर आपको याद रखना है 2f। ठीक है, तो आर आपको निकालना है और 2 आपके सूत्र में होता है, f का मान आपका 2 होता है। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 मिलेगा। अगर सेंटीमीटर में ऑप्शन होते तो सेंटीमीटर में होती चीज़ें, अगर मीटर में है तो मीटर में। तो इस तरीके से आपका यही इसका जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बस आपको याद रखना है कि आपकी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के कितनी गुनी होती है, 2 गुनी होती है। आप सिंपल सा इजीली इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन हम लोग 68 नंबर देखने वाले, ये भी महत्वपूर्ण है। कहता है कि मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो याद रखना इसका जवाब आपका 1998 में। ठीक है, यह आपका एक उर्दू विश्वविद्यालय था जिसे मौलाना आज़ाद ने स्थापित किया था। ठीक है, अब मैंगो शावर्स का मतलब क्या होता है, आम्र वर्षा। ठीक है, इसको भी हम लोग समझते हैं। तो आम्र वर्षा के विषय में याद रखना है कि कहता है आम्र वर्षा इनमें से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो हम लोग आम्र वर्षा को बहुत ही बेहतरीन ढंग से परिभाषित कर सकते हैं इस तरीके से। कहता है कि मानसून के पूर्व की वर्षा जो सामान्य रूप से कर्नाटक और केरल में होती है। ठीक है, ये आपकी आम्र वर्षा होती है किसमें, मानसून के पूर्व की वर्षा, और जो सामान्य रूप से आपके किन किन जगहों पर होती है, कर्नाटक और केरल में होती है। तो 70 का आपका राइट जवाब बी बिल्कुल सही होगा। और आप लोग जाइए ना, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100% आपको रिपीट देखने को मिलते हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से पढ़ना है कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, तभी आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसका जवाब आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कहता है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद क्या था? तो याद रखना, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर आपके जो सकल घरेलू उत्पाद था वो रुपये 2.7 लाख करोड़ था। फिर कहता है कि हैलोजनों का आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया? तो याद रखना, आपके हैलोजनों को जो है आवर्त सारणी के 17वें समूह में रखा गया है। ठीक है, तो इसका जवाब आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फ्लोएम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्लोएम से संबंधित पढ़ते हैं, क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाल्स का मतलब आपके गलत है? तो गलत आपका इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये कहता है कि फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा के उपभोग द्वारा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में लाया जाता है, ये भी बात सही है। फिर कहता है कि फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, ऐसा तो नहीं है। तो यही आपका ऑप्शन सी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नर्मदा बचाओ से क्वेश्चन पूछा गया। कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो याद रखना, ये आपके सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा ये आपके आने वाले एग्जाम में। यहाँ से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन आपके सरदार सरोवर बांध से संबंधित है या रिलेट है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि सरदार सरोवर परियोजना का नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्ष 1985 से विरोध कर रहा है। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखना, कब से विरोध कर रहा है? 1985 से। अब ये रिएक्शन वाला है, ये इसीलिए और भी महत्वपूर्ण है। कहता है कि दिए गए रासायनिक समीकरण में क्रमशः एक्स वाई उत्पाद को पहचानिए। जब कभी भी आपको समीकरण को पूरा करने के लिए दिया जाए तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें जो है हम लोग जल को निकालेंगे। वाई की जगह पर हम लोग क्या बना देंगे? जल। जब हम लोग जल निकाल देंगे, देखिए बचते क्या क्या है। तो बचने से पहले सबसे पहले लिखेंगे CH3। ठीक है, जल आपने H कितने निकाले? एक H ये वाला निकाल दिया और एक H आपने ये निकाल दिया। ठीक है, 2 H निकल गए और एक O भी हमने इसको दे दिया है। अब देखेंगे आप, एक O ये बचा है, एक O ये बचा है, तो डबल O यहाँ पर लिख लेंगे। अब आपका हम क्या बचा हुआ है? Na बचा हुआ है, तो सिर्फ Na लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका समझ गए होंगे कि ये आपका बन गया इधर और ये आपका बन गया जल। तो इसको देखते हैं आप लोग कि इसमें कैसे किया गया है। ठीक है, तो देखिए आपका वही उत्पाद बना हुआ है जो हमने वहाँ पर आप लोगों को समझाया है। ठीक है, जल को अलग निकाला गया है। अब कहता है मेयर के बारे में सही कथन कौन सा होगा? तो मेयर के बारे में कहता है भारत के नगरों के मेयरों का कार्यकाल 5 साल का तय होता है। कहता है कौन सा मेयर के बारे में सही कथन? तो मेयर नगर निगम का प्रमुख होता है, जी बिल्कुल नहीं। सही कथन, हाँ ये वाला कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका मेयर होता है नगर निगम का प्रमुख होता है, ये बात आपकी यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है कि एक तत्व ए क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके एक उच्च गलनांक वाला यौगिक ACl निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय भी है। तत्व ए के खाली स्थान होने की संभावना आपकी क्या हो जाएगी? तो याद रखना, तत्व ए के जो है होने की संभावना आपकी सोडियम, कार्बन, आयरन, सिलिकॉन। तो इसमें से आपकी सोडियम हो जाएगी। ठीक है, सही हो जाएगा आपका पहले जवाब। फिर कहता है कि वैद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर टिक लगा कर लिख लेना। ये आपके पेपर में देखने को मिल सकता है कि वैद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। तो जो आपकी वैद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होता है वो आपके किलोवाट घंटा होता है। तो इसका जवाब आपका 100 का डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, तो जरूर याद रखना 3.6 × 10⁻6 जूल। ये भी आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए जरूर आप लोग इसका मान याद रखना। ठीक है, तो ये जो आपका पेपर हुआ था इसमें आपके जीके जीएस साइंस के इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे जो हमने आज की क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किए।
और उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और हमारे इस वीडियो को आप लोग बस एक ही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि ज़रूर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना। और अपने इस चैनल को आप लोग बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल ना जाना। आपको इसी तरीके से प्रीवियस ईयर का कंटेंट हम आपको आरआरबी ग्रुप डी का प्रोवाइड कराते रहेंगे। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।